Students, welcome to Educational Feeds. Hope you all are well and good. So in this video, we will further continue the chapter number 1 of class 9th from the topic 1.4, Can Matter Change Its State? So without wasting any more time, let's get started. Can matter change its state? क्या मैटर जो होते हैं वो अपने स्टेट को बदल सकते हैं? We all know from our observation that water can exist in 3 state of matter. हम सभी ये जानते हैं कि जो वाटर होते हैं वो 3 स्टेट ऑफ मैटर में भी पाया जाता है. अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो आइस फॉर्म में होगा, अगर वो लिक्विड में है तो वो वाटर फॉर्म में होगा, और अगर वो गैस में है तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में होगा. तो वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है. What happens inside the matter during this change of state? तो ऐसा क्या होता है उसके मैटर्स के अंदर जब वो अपने स्टेट को बदल रहा होता है. What happens to the particles of the matter during the change of the state? और उनके बीच के पार्टिकल्स के साथ क्या चेंज होता है जब वो स्टेट्स को चेंज कर रहे होते हैं. How does this change of state take place? और ये जो चेंज होते हैं स्टेट्स के बीच ये कैसे होता है. We need answer to this question, isn't it? इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर का पता करने के लिए हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी की है. इस एक्टिविटी में 2 डायग्राम्स भी दिए हुए हैं. चलिए वन बाय वन इन दोनों डायग्राम्स को समझते हैं. वैसे इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर का चेंज होता है उससे क्या जो स्टेट होते हैं मैटर के उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो ये रहा हमारा डायग्राम नंबर ए. इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक आयरन स्टैंड है, एक बर्नर है, एक बीकर है और एक आइस है, और यहाँ पे थर्मामीटर हमने लगा रखा है बीचों बीच. और ये बीकर की जो वॉल है उससे टच नहीं है, ये एकदम बीचों बीच है, ना ये नीचे से टच है ना ये साइड से टच है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ये दिखेगा कि ये कहीं से भी टच नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आइस के अंदर ही घुसा हुआ है. और यहाँ पे हमने एक ग्लास लिया हुआ है जिससे कि हम उसे आइस को स्टिर कर सके, यानी कि अच्छे से मिला सके. तो यहाँ पे जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमने जो आइस लिया था वो हीट देने के बाद कुछ टाइम बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ टेम्परेचर में भी चेंज आता है साथ ही साथ जब वो वाटर में चेंज हो जाती है. तो और ये जो दूसरा डायग्राम है इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें हैं. आयरन स्टैंड है, बर्नर है, बीकर है, बट यहाँ पे जो पहले वाले डायग्राम में तो हमने आइस लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने वाटर लिया है. वही जो आइस था वही जो वाटर बन गया है, ये वही वाटर है. और इस वाटर में भी हम हीट दिए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली. फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि इस बीकर के अंदर वाटर बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारा वाटर जो होगा ये वेपर बन के उड़ जाएगा एयर के अंदर. तो आइस से बना वाटर, वाटर से बन गए वेपर. और साथ ही साथ इस थर्मामीटर में हम ये भी देखेंगे कि कुछ टेम्परेचर में चेंज भी होता जा रहा है जब ये सारी स्टेट में चेंज हो रहा है तब. On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increases. Due to the increase in kinetic energy, the particle starts vibrating with the generator speed. The energy supplied by heat overcome the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and started moving very freely. A stage is reached when the solid melts and converted into a fluid. The minimum temperatures at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called the melting point. तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जब हम उसके अंदर टेम्परेचर देते जाते हैं आइस के अंदर जो कि एक सॉलिड था, तो उनके पार्टिकल्स के जो बीच की काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है. चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं. करिए कि ये एक आपका हाथ है और ये आपके फ्रेंड का हाथ है, और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी दोस्ती है. तो आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ एकदम कस के पकड़ रखा है, बिल्कुल ना छोड़ने का प्रॉमिस ले रखा है. लेकिन किसी ने, आपके दुश्मन ने सपोज आपके हाथों के नीचे ऐसे फायर लगा दी हो, तो आप क्या करेंगे. आपकी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन आपको हीट भी तो बर्दाश्त नहीं होगी ना. तो आप थोड़ी देर तक हो सकता है कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़े रखो, लेकिन एक टाइम पे जब आपको वो हीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी तब आप दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देंगे, और हाथ छोड़ने से आप दोनों के हाथ के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ जाएगी तो इसे
ऐसे समझते हैं, लाइक पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के अंदर, तो जिसके अंदर पास पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो होता है सॉलिड, और जिसके अंदर थोड़ी दूरी पे होते हैं वो होते हैं लिक्विड, और जिसके अंदर और भी ज़्यादा दूरी पे होते हैं वो होते हैं गैस। तो जैसे ही दूरी बढ़ी स्टेट चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पास थे तो ये एक सॉलिड कंडीशन थी, जैसे यहाँ पे दूर हो गए तो ये एक लिक्विड कंडीशन आ गई, और अगर आप और दूर हो जाएंगे तो ये एक गैस की कंडीशन हो जाएगी। तो इसी तरीके से वाटर के साथ भी कुछ हुआ, जब हमने आइस के अंदर हीट देते चले गए आइस को, तब उसके जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर के, उनके बीच की दूरी बढ़ती चली गई, क्योंकि वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, जो हिलती हुई एनर्जी रहती है ना, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वो एनर्जी हिलने की, वो एनर्जी के बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ी और स्टेट चेंज होता चला गया। आइस से हो गया लिक्विड, लिक्विड से हो गया वेपर। और यहाँ पे एक और टर्म दिया गया है, ये मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस कंडीशन पे पार्टिकल्स दूर होना स्टार्ट हो गए, लाइक जब आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था तो ठीक है, लेकिन जब आपने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया, दो फ्रेंड है उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ हीट की वजह से जब छोड़ दिया, तो वो पॉइंट, जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ा, वो पॉइंट कहलाया मेल्टिंग पॉइंट। आइस का बर्फ़ में कन्वर्ट होने का प्रोसेस जो था, उस टाइम पे जब आइस वाटर में कन्वर्ट होने लग गया तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाया उसका। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसी भी सॉलिड के लिए ये इंडिकेट करता है कि उसके बीच में कितनी स्ट्रेंथ है। लाइक जो दो फ्रेंड का एग्जांपल हमने अभी लिया था जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, तो अगर आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होगी तो आप काफ़ी देर तक हीट बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन आप दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती ही नहीं होगी तो आप सोचोगे क्यों अपने बिना दोस्त के लिए ही मैं अपना हाथ जलाने जाऊँ, आप तुरंत हटा लोगे। तो वैसा ही कुछ केस सॉलिड के साथ भी होता है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा सॉलिड होगा, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये इसी से ही हम सॉलिड की स्ट्रेंथ का भी पता लगाते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. तो ये जो प्रोसेस होता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने का, इस प्रोसेस को हम फ्यूज़न भी कहते हैं। When a solid melts, its temperature remain the same, so where does the heat energy go? तो जब ये चेंज हो रहा था, आप वैसे जब ये एक्टिविटी करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो थर्मामीटर के अंदर हम टेम्परेचर नोट कर रहे थे, तो जब आइस से वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तब तो टेम्परेचर सेम था, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो गया तब उसके अंदर एकदम से सडनली राइज हो गया टेम्परेचर के अंदर। लाइक जब आइस में था तो यहाँ तक था टेम्परेचर और आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा तो आपको सडनली दिखाई देगा कि टेम्परेचर यहाँ पहुँच गया है, और इसके बीच का आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कि वो कब पहुँचा, ऐसे बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा, आपको सडनली दिखाई देगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसमें जो इतनी बीच की एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, हमें दिखाई क्यों नहीं दिया जब वो कन्वर्ट हो रहा था उस टाइम पे। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. This heat get used in the changing the state. तो जो ये सडनली राइज था, जो हमें दिखाई नहीं दिया कि थर्मामीटर में एकदम से कहाँ से यहाँ टेम्परेचर हो गया, तो जो बीच का टेम्परेचर था वो सारा का सारा टेम्परेचर किस में लगा, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए हमें वो एनर्जी नहीं दिखाई दी। हमें जब वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया तब जाके हमें सीधे टेम्परेचर अलग ही लेवल पे दिखाई दिया। As this heat energy is observed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें कोई भी राइज नहीं दिखाई दिया। राइज मतलब
बढ़ोतरी दिखाई नहीं दी किसी भी टेम्परेचर में। हमें एकदम सडनली यहाँ से यहाँ टेम्परेचर मतलब अलग ही लेवल पे हमें टेम्परेचर दिख गया। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी थी ये छुपी हुई थी, तभी तो हमें दिखाई नहीं दी। तो ये जो बीच की एनर्जी थी, इस एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, यहाँ पे बता ही दिया, लेटेंट का मतलब छुपा हुआ, हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। तो अगर 1 kg सॉलिड को हम लिक्विड में बदलना चाहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हम ऊपर से कोई प्रेशर नहीं दे रहे, जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी प्रेशर पे अगर हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलें तो उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसे हम ये कहेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। उसमें यूज़ होने वाली जितनी भी हीट होगी लेटेंट हीट, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। तो जब हम वाटर को, जो आइस से वाटर कन्वर्ट हुआ था, उस वाटर के अंदर जब हम हीट और देते जाएंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो और दूर दूर उनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो जब हम ऐसी हीट उसे कंटिन्यूसली सप्लाई करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो पार्टिकल्स होंगे वो इतने ज़्यादा दूर हो जाएंगे कि वो वेपर फॉर्म में बन जाएगी। वेपर मतलब गैस बन जाएगी वो। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हम ऊपर से कोई प्रेशर नहीं दे रहे, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसी के अंदर ये फिनोमिना सारा हो रहा है। तो वो पॉइंट जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब होता है लाइक अगर एक कंटेनर है, इसके कंटेनर के नीचे नीचे जितनी भी चीज़ें हो रही है इसे बल्क कहते हैं, मतलब सतह को बल्क कहते हैं। तो ये एक सतह का फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बल्क से, क्योंकि हीट अगर आप देखा जाए तो बल्क में ही जा रही है, उसकी सतह पे ही तो हीट लग रही है। तो जब हीट यहाँ लगेगी इसकी सतह पे तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो गर्म होके ऊपर हो जाएंगे और उसके बाद जो ठंडे पार्टिकल्स होंगे ऊपर से वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि नीचे से जो ऊपर जा रहे हैं वो तो वेपर बन जा रहे हैं ऊपर जाके। तो ऊपर वाले ही तो नीचे आएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे, वो भी गर्म हो जाएंगे, वो भी ऊपर चले जाएंगे। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा और सारा का सारा वाटर वेपर बन के चेंज हो जाएगा। और वाटर के लिए जो ये जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो होता है 373 केल्विन, और सेल्सियस में देखा जाए तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। और जब हम किसी भी जो अगर क्वांटिटी दी गई है उसे अगर हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर 273 को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया गया है 273 को 100 में प्लस करके। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल्स इन स्टीम that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is because the particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो यहाँ पे भी ये कहा गया है कि जब वो जो गैस से वाटर से और जब वो गैस में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे भी हमें टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं दिखा होगा। थर्मामीटर में वैसा ही हुआ होगा, जब वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा था सेम वैसा ही हमें थर्मामीटर में हमें दिखाई देगा कि टेम्परेचर कहीं और था और उसके बाद जब वाटर से गैस में कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर सडनली कहीं और ही चला गया। तो इसके बीच में भी जो ये लेटेंट हीट थी वो लेटेंट हीट कहाँ यूज़ हुई? वाटर को गैस में कन्वर्ट करने में यूज़ हुई, इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं दी
थर्मामीटर के अंदर। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि सॉलिड स्टेट से अगर हम उसे हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हीट देंगे तो वो गैसियस स्टेट में, और गैस से अगर हम उसे कूल करना चाहे, कूल कह लो या कंप्रेस कर लो, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड को भी अगर हम और कूल करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम वाटर को फ्रिज में रख देते हैं तो वो कूल होके सॉलिड स्टेट यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी इन्फायर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो स्टेट ऑफ मैटर थे वो चेंज होते हैं किस बेस पे, जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है उसके बेस पे। We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. और हीट के बेस पे ही जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सॉलिड स्टेट होते हैं वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो ऐसा कैसे होता है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चाइना डिश ली है और उसके ऊपर हमने एक फनल को उल्टा करके रख दिया और नीचे से हम हीट दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने रखा था अमोनियम क्लोराइड का पाउडर, और जैसे ही हमने इसे हीट दिया तो हीट देने पे सॉलिड, ये पाउडर तो एक सॉलिड ही है, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये जो सॉलिड है ये यहाँ पे आप देखेंगे कि वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है बिना लिक्विड स्टेट्स में आए। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन, एंड द डायरेक्टली चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द डिस्पोजन। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर जो भी चेंज होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में हो जाते हैं, जैसे अभी ऊपर हमने जो एक्टिविटी देखी उसके अंदर हुआ कि जो अमोनियम क्लोराइड का पाउडर था वो डायरेक्टली उसके वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो वो जो प्रोसेस था वो सब्लिमेशन का प्रोसेस था। और जो चेंज होते हैं जो गैस विदाउट, मतलब वो बिना सॉलिड में आए, गैस को वैसे सॉलिड में आना चाहिए था, वो सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे डिपोजिशन कहते हैं। आपकी इस ऊपर वाली एक्टिविटी में इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसे देख लेते हैं एक बार। तो इसी फनल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो था ये पाउडर था, हमने इसे हीट दी, ये यहाँ पे बिना लिक्विड में आए सीधे वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसका सब्लिमेशन हो गया। और उसके बाद ये यहाँ पे जाके अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड हो गया, यहाँ पे जाके ये जमा हो गया, और ये जो प्रोसेस हुआ इसे हम कहेंगे डिपोजिशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी हमने टेम्परेचर का चेंज देखा कि टेम्परेचर को हम चेंज करके कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या हम प्रेशर को भी चेंज करके सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हम ये जानते हैं कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी ही ये तय करती है कि जो भी मैटर है वो किस स्टेट के अंदर है। लाइक अगर ज़्यादा पास पास हो गए तो वो सॉलिड हो गए, अगर वो थोड़े दूर दूर हो गए तो वो लिक्विड के अंदर आ गए, और अगर वो और भी ज़्यादा दूर हो गए तो वो गैस हो गए। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेसर गैस। तो ऐसा कब होगा, जब हम एक सिलेंडर के अंदर गैस को भर लें और उसके अंदर प्रेशर अप्लाई करें, यहाँ से हम उसे प्रेशर देना अप्लाई करें और इसे प्रेस करें। तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर देने पे ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पास आ जाएंगे तो लिक्विड फॉर्म, और भी ज़्यादा पास आ जाएंगे तो ये सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। यहाँ आपको वैसे दिखाया भी गया है कि हमने एक सिलेंडर लिया है, उसके अंदर हमने गैस को फिल किया है और उसके ऊपर यहाँ एक पिस्टन से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर अप्लाई करने पे इसके पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास आ जाएंगे। यहाँ पे ये पास पास आ गए, ये था गैस स्टेट, ये था लिक्विड, और ये आ गए सॉलिड स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दूरी नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, तो ये सॉलिड स्टेट में है, और ये लिक्विड स्टेट और ये गैस स्टेट। हैव यू हर्ड अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, it is stored under a high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state to decrease of pressure
to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is known as the dry ice. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया जो सिलेंडर होते हैं आग बुझाने वाले रेड कलर के, उसके अंदर जो होता है वो CO2 गैस ही भरी रहती है। और उसके अंदर से आपने कभी अगर उसका यूज़ होते देखा हो या कभी स्कूल में किया हो तो उसके अंदर से जो होता है वो वाइट कलर की आइस के फॉर्म में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम ड्राई आइस की तरह ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉलिड से सीधे जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये लिक्विड स्टेट में नहीं आता, ये सीधे के सीधे ये जो गैस होती है जब ये सॉलिड करके भरी रहती है इस सिलेंडर के अंदर तो ये सॉलिड स्टेट में रहती है, लेकिन जब ये निकल के आती है तो ये सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। बल्कि सॉलिड से तो इसे लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है टेम्परेचर होता है ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि जो स्टेट होगा उसे हम किस तरीके से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा माइंड मैप दिया हुआ है। यहाँ पे सॉलिड से अगर हम उसका फ्यूज़न करवाएं, फ्यूज़न मतलब चीज़ों को जोड़ना फ्यूज़न कहलाता है। तो सॉलिड का अगर हम फ्यूज़न कहलाए प्रेशर अप्लाई करके, अभी हमने देखा ही था, अगर हम उसका फ्यूज़न करवाएं, फ्यूज़न का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अलग अलग होना। तो अगर हम उसे अलग अलग करें सॉलिड को, उसके पार्टिकल्स जो होगा उसको अगर हम दूर करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी तो स्टेट भी चेंज होगा। तो अगर हम सॉलिड का फ्यूज़न करवा दें तो फ्यूज़न की वजह से वो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड से फिर वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा। और वेपर अगर हम उसका वेपराइजेशन करवा दें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और गैस का अगर हम डिपोजिशन करवा दें तो वो वापस से सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस का नाम दिया गया है और किस प्रोसेस से किस चीज़ से क्या बन रहा है ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। लाइक फ्यूज़न से यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है और लिक्विड को अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हम सॉलिडिफिकेशन करवा देंगे उसका, और लिक्विड को अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो हम वेपराइजेशन करवा देंगे यहाँ पे, और अगर गैस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम उसका कंडेंसेशन करवा देंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि सॉलिड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहें तो सब्लिमेशन करवा देंगे, और गैस को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसका डिपोजिशन करवा देंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।